start our lesson on aspects of the novel by E.M. Foster and it was the introductory chapter जिसमें वो हमें novel की definition दे रहा है. वो क्या कह रहा है कि perhaps we ought to define what a novel is before starting. This will not take a second. Mr. Abel Cavalier has in his brilliant little manual provided a definition. And if a French critic cannot define the English novel, who can? It it is, he says, a fiction in prose of a certain extent. तो फ्रेंच क्रिटिक है जो कह रहा है कि नॉवल क्या होता है कि अ फिक्शन इन प्रोज ऑफ अ सर्टन एक्सटेंट, उसकी एक हद तक उसकी एक लिमिट होती है. वो उसको फिक्शन, उस फिक्शन को हम जो प्रोज फॉर्म में होती है उसको हम नॉवल कहते हैं. ज़ाहिर सी बात है नॉवल प्रोज फॉर्म में ही होता है, वो पोइट्री की फॉर्म में नहीं होता. This is quite good enough for us, and we may perhaps go so far as to add that the extent should not be less than 50,000 words. फिर हमें फॉस्टर कह रहा है कि हम इस बात से अग्री करते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये है ये 50,000 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए. ये प्रोज फिक्शन जो है, कौन सी प्रोज फिक्शन जिसको हम नॉवल कहते हैं, वो 50,000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए. तो ये डेफिनेशन कौन दे रहा है? फॉस्टर. Any fictitious prose work over 50,000 words will be a novel for the purposes of these lectures. हाँ जी, तो वो कह रहा है कि इन लेक्चर्स को जो वो डिलीवर कर रहा है उसके पर्पस के लिए 50,000 से ज़्यादा वर्ड्स का जो भी प्रोज वर्क होगा वो नॉवल कहलाएगा. नेक्स्ट देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है. Let us begin by considering the proviso English literature. वो कह रहा है कि चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की जो कंडीशन लगाई होती है कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, वो क्या है, किसको इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं. इंग्लिश वी शैल ऑफ कोर्स इंटरप्रेट एज रिटन इन इंग्लिश, नॉट एज पब्लिश्ड साउथ ऑफ द ट्वीड और ईस्ट ऑफ द अटलांटिक और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मतलब जो चीज़ इंग्लिश में लिखी जाए वो इंग्लिश लिटरेचर है. हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ अटलांटिक में लिखा गया है, क्या ईस्ट इक्वेटर पे लिखा गया, नॉर्थ इक्वेटर पे लिखा गया. हम जो चीज़ इंग्लिश में लिखी जाए, जो चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाए वो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा है. वी नीड नॉट अटेंड टू जियोग्राफिकल एक्सीडेंट्स, दे कैन बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस. तो कह रहे हैं जियोग्राफिकल हदूद जो हैं वो पॉलिटिशियंस तक ही रहने दी जाएँ तो बेहतर है. Yet even with this interpretation are we as free as we wish? इस interpretation के साथ भी हम इतने free हैं क्या? Can we while discussing English fiction quite ignore fiction written in other languages, particularly French and Russian? As far as influence go, we can ignore it, for our writers have never been much influenced by the continentals. वो कह रहा है कि क्या हम influence जो है जो फ्रेंच का और वो है वो इग्नोर कर सकते हैं? कह रहा है कि कर भी सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं वो कॉन्टिनेंटल से इतने ज़्यादा जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं भी हैं. बट फॉर रीजन सून टू बी एक्सप्लेन्ड आई वॉन्ट टू टॉक एज लिटल एज पॉसिबल अबाउट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स. माई सब्जेक्ट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक एंड द एस्पेक्ट्स दैट बुक हैज़ एज्यूम्ड इन इंग्लिश. कह रहा है कि मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा कि इन्फ्लुएंसेस की, और उसके रीजंस मैं बाद में दूँगा क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर है ना, मैंने आपको बताया कि फॉस्टर की जो बुक है सीरीज़ ऑफ लेक्चर. तो वो कह रहा है कि मेरा जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है बुक के ऊपर जो है मेरा फोकस रहेगा, जो कि इज्यूम की गई है इंग्लिश में. कैन वी इग्नोर इट्स कोलेट्रियल एस्पेक्ट्स ऑन द कॉन्टिनेंट? नॉट इंटायरली. एन अनप्लेजेंट एंड अनपेट्रियोटिक ट्रूथ हैज़ हेयर टू बी फेस्ड. No English novelist is as great as Tolstoy, that is to say, has given so complete picture of man's life. तो अकॉर्डिंग टू फॉस्टर बेस्ट नॉवलिस्ट कौन है? लियो टॉल्स्टॉय. अभी तो आपने शुरू ही किया नावल, तो आपने इतने नॉवलिस्ट पढ़े नहीं होंगे, इस वजह से भी मैंने कुछ इसमें से स्किप किया. वैसे भी ये बहुत लंबा वर्क है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो यही है कि वो कहता है कि टॉल्स्टॉय जो है वो एक बेस्ट नॉवलिस्ट है उसके नज़दीक. क्यों? क्योंकि उसने मैन की लाइफ की अच्छी पिक्चर बयान की है, बोथ ऑन इट्स डोमेस्टिक एंड हीरोइक साइड. डोमेस्टिक साइड पे घरेलू ज़िंदगी भी और उसकी हीरोइक साइड भी.
नो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैज़ एक्सप्लोर्ड मैन सोल एज डीपली एज दोस्तियस्की। दोस्तियस्की जो है ये एक रशियन राइटर है, इसका बड़ा मशहूर वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो वो कह रहा है कि मैंस इंसान की सोल के बारे में इतनी अच्छी स्टडी किसी ने नहीं दी जितनी दोस्तोयेवस्की ने दी है। एंड नो नॉवलिस्ट एनीवेयर हैज़ एनालाइज द मॉडर्न कॉन्शियसनेस एज सक्सेसफुली एज मार्शल प्रोस्ट। तो इन नॉवलिस्ट को वो जो है वो प्रेज कर रहा है अपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। बिफोर दीज टाइम्स वी मस्ट पॉज, इंग्लिश पोइट्री फेयर्स नो वन एक्सेल्स इन क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी। इंग्लिश पोइट्री जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छी थी, बट इंग्लिश फिक्शन इज़ लेस ट्रायम्फेंट, इट डज नॉट कंटेन द बेस्ट स्टफ येट रिटन, एंड इफ़ वी डिनाई दिस वी बिकेम गिल्टी ऑफ प्रोविंशियलिज्म। लेकिन कह रहा है कि इंग्लिश फिक्शन जो है इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पोइट्री रही। अगर वगैरह मैं इस ट्रूथ को डिनाई करूँगा तो मुझे प्रोविंशियलिज्म का मेरे पर क्या कह लें एक्यूजेशन होगा, यानी कि मैं सुबाइयत पसंद होगा या अपने रीजन के तरफ से मैं तासुब पसंदी का बाइस बनूंगा। Now provincialism does not signify in a writer, and many indeed be the chief source of his strength. Only a prig or fool would complain that Defoe is cockneyfied or Thomas Hardy countrified. वो कह रहा है कि एक राइटर की अगर हम बात करें ना तो प्रोविंशियलिज्म इतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो कंप्लेन करेगा डैनियल डेफो के बारे में कि वो कोकनीफाइड था, यानी कि कोकनी एक जगह है इंग्लैंड का, वहाँ का डायलेक्ट है बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का, कि वो कोकनीफाइड था यानी कि उस साइड का लिखता था। या जो थॉमस हार्डी है वो काउंटीफाइड था। काउंटीफाइड यानी कि जो कंट्री से रिलेटेड चीज़ों पे लिखता है। उसके थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में कंट्री साइड पे कंट्री लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा होता था, तो उसने उसकी तरफ इशारा किया कि कोई भी राइटर जो है वो प्रोविंशियलिज्म का शिकार नहीं हो सकता। ये उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी कहलाई जा सकती है। बट प्रोविंशियलिज्म इन अ क्रिटिक इज़ अ सीरियस फॉल्ट। लेकिन कोई क्रिटिक के लिए प्रोविंशियलिज्म जो है वो एक फॉल्ट माना जाएगा। अ क्रिटिक हैज़ नो राइट टू द नैरोनेस विच इज़ द फ्रीक्वेंट prerogative of the creative artist. He has to have a wide outlook or he has not anything at all. लेकिन एक क्रिटिक को जो नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, उसका आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होना चाहिए, ब्रॉड आउटलुक उसका होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। वो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम इंग्लिश लिटरेचर किसको मानते हैं। वो कह रहा है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर उसको कंसीडर करता हूँ जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया मैं उसको इंग्लिश लिटरेचर कंसीडर करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी गई मैं उसको इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट मानता हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो किस रीजन में लिखा गया, किस खित्ते में लिखा गया। उसके अलावा उसने हमें नॉवल की डेफिनेशन दी है कि अप्रोज फिक्शन ऑफ सर्टन एक्सटेंट, और वो सर्टन एक्सटेंट उसने क्या बताई है 50,000 वर्ड्स, तो उसको वो नॉवल मानता है। उसके अलावा वो टोल्स्टॉय को है बेस्ट नॉवलिस्ट मानता है। नेक्स्ट देखते हैं उसने हमें क्या बताया। टाइम ऑल द वे थ्रू इज़ टू बी आवर एनिमी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात उसने की है वो ये कह रहा है कि टाइम को मैं अपना दुश्मन मानता हूँ। क्यों मानता है? We are to visualize the English novelist not as floating down that stream which bears all its sons away unless they are careful, but as seated together in a room, a circular room, a sort of British museum reading room, all writing their novels simultaneously. वो कह रहा है कि लिटरेचर की अगर बात करें तो मैं टाइम को दुश्मन मानता हूँ। लिटरेचर को अगर एनालाइज करना हो तो कैसे दुश्मन मानता हूँ? वो कह रहा है कि मैं ये कंसीडर करता हूँ सारे इंग्लिश नॉवलिस्ट को एज इफ़ कि वो टाइम की हदूद से बाहर निकलकर एक रूम में बैठे, सर्कुलर फॉर्म में बैठे। जैसे कि आपको याद हो अगर तो चौसर के वो जो थे पिलग्रिम्स जो थे वो एक रूम में गोल दायरे में बैठे थे और इन में बैठे थे जब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को स्टोरीज सुनाएंगे। वो सारे
वो सारे स्टोरी राइटर ही समझ लें, इसी तरह समझ लें आप ये सारे राइटर्स जो हैं। अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर वो कहता है कि सब राइटर्स जो हैं मेरे मुताबिक एक रूम में बैठे हैं, सर्कुलर रूम में बैठे हैं और वो नॉवेल्स लिख रहे हैं। मैं उसको इस तरह से कंसीडर करूँगा।